नमस्कार। सुर्खियों के बाद इस वक्त मिल रही है सबसे बड़ी खबर रायपुर से। राजधानी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। विस्फोटक सामान के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। छोटी मोटी संख्या नहीं, 7000 डेटोनेटर, 650 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी मिला है। 56 किलो गन पाउडर भी यहां से बरामद किया गया है। गोबरा नवापारा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुधांशु जैन इसका नाम है। सुधांशु जैन से पूछताछ की जा रही है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। बारूद का जखीरा, विस्फोटक का जखीरा राजधानी में, वो भी तब जबकि लगातार सवालों के घेरे में है राजधानी की कानून व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था। उस दौरान राजधानी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। 7000 डेटोनेटर, 650 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 56 किलो गन पाउडर भी बरामद किया गया है। गोबरा नवापारा से सुधांशु जैन नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। राघवेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट अब तक? देखिए, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है और गोबरा नवापारा पुलिस ने ये पूरी मात्रा में जो है विस्फोटक को बरामद किया है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा है। यही वजह है कि कार्रवाई की गई है विस्फोटक अधिनियम के तहत। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जो आरोपी पकड़ा गया है सुधांशु जैन, उनका क्रशर हालांकि वो संचालित करते हैं जिसमें विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जितनी मात्रा में ये विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है वो बहुत ज़्यादा है। जो क्षमता होती है किसी भी क्रशर संचालक को अपने पास इस तरीके के विस्फोटक सामग्री रखने की, उससे कई गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि ये कार्रवाई की गई है। साथ ही दूसरे एंगल से भी जाँच की जा रही है कि इस विस्फोटक का कोई और गलत इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं रखा गया था। बहरहाल पुलिस जांच, अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक लाया कहां से गया और रखने के पीछे की मुख्य वजह क्या है। अभी तक हालांकि प्रथम यही बताया जा रहा है कि क्रशर संचालक है। जी राघवेंद्र, जब कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में आ रही हो, राजधानी से लेकर और पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हो, तब इतना बड़ा जखीरा राघवेंद्र? निश्चित रूप से गोबरा नवापारा से बरामद किया गया है भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जो है, और गोबरा नवापारा के बाद आपका गरियाबंद जिला लग जाता है जो कि पहले से ही जो है नक्सली इलाकों में आता है। तो जाहिर है कहीं इस तरीके का कनेक्शन तो नहीं है। इस एंगल से भी पुलिस जो है जांच कर रही है कि कहीं नक्सलियों को सप्लाई करने के लिए तो नहीं था। बहरहाल अभी तक ये बिंदु नहीं निकले हैं, लेकिन पड़ताल में जरूर निकलेंगे। दूसरा ये भी सवाल है कि इतनी भारी मात्रा है, अगर गलत हाथों में ये लग जाए गलती से तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये तमाम पहलू हैं और जिस तरीके से लगातार राजधानी में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, लगातार पुलिसिंग पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे समय में जाहिर है कि इतनी भारी मात्रा में पकड़ा जाना एक कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है। और सही तरीके से इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक आई कहां से, ये भी पड़ताल किया जाना चाहिए। और इस तरीके की चीजें लगातार, वो भी तमाम परिस्थितियां तब हो रही हैं जब मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब बात करेंगे ऋचा जोगी की जाति से जुड़ा मामला। बड़ा अपडेट इसमें हम आपको बता दें, मुंगेली से बड़ा अपडेट मिल रहा है। ऋचा जोगी की जाति का मामला और उनके जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है। जिला छानबीन समिति ने इसे निलंबित किया है। 2 दिनों से लगातार इस पूरे मामले की समीक्षा भी की जा रही थी। बीच में मूल दस्तावेजों की मांग की गई। मूल दस्तावेजों की जब मांग की गई तो ऋचा जोगी ने यह हवाला दिया कि कोरोना का वक्त है और ऐसे वक्त में दस्तावेज हासिल करने में उन्हें दिक्कत आ रही है, उन्हें और वक्त चाहिए, लेकिन और वक्त नहीं मिला। और उसके बाद अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। राज्य स्तरीय छानबीन समिति को यह पूरा मामला भेज दिया जाएगा। छानबीन समिति के अध्यक्ष राजेश नशीने ने यह जानकारी दी है। सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, राज्य स्तरीय छानबीन समिति को मामला भेजा जा रहा है और क्या कुछ कह रहे हैं नशीने, राजेश नशीने? जी ललित, मैं बता दूं कि ऋचा जोगी जाति मामले पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था और 3 दिनों से जांच के बाद आज आखिर छानबीन समिति के द्वारा ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है। मुंगेली के अपर कलेक्टर राजेश नसीने की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम मामले की शिकायत मिलने के बाद से जांच में जुटी थी। ललित, मैं बता दूं कि संत कुमार नेताम के द्वारा इस मामले की शिकायत कर
ऋचा जोगी के अनुसूचित जनजाति के जारी प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने की मांग की गई थी, जिस पर ऋचा जोगी को छानबीन समिति ने अपने जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया था। वहीं 12 अक्टूबर को ऋचा जोगी के द्वारा और समय की मांग समिति के द्वारा की गई थी। जी प्रशांत, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं अपने दर्शकों के लिए कि ये निलंबन है, मतलब ये अस्थायी है, तो क्या राज्य स्तरीय जो छानबीन समिति अब वो इस पर फैसला लेगी? जी ललित, मैं बता दूं कि मुंगेली में जो छानबीन समिति है, जो अपर कलेक्टर राजेश नसीने की अध्यक्षता में बनी हुई थी, इसके द्वारा पूरे मामले की और जो उपलब्ध दस्तावेज है उनकी गहन जांच की गई। उसके बाद उसको निलंबित कर दिया गया है। निलंबन करने का अर्थ यह है कि अब वो किसी भी जगह इस जो जाति प्रमाण पत्र है उसका उपयोग ऋचा जोगी नहीं कर पाएगी। ये अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से लगातार सियासी बवाल मचा हुआ और वहीं जो लगातार बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबर रायपुर से, राजभवन और सरकार के बीच टकराव के हालात। बढ़ते टकराव के बीच मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान भी दे दिया है। सरकार और राज्यपाल की अपनी अपनी सीमाएं हैं, किसी को अपनी सीमा अपनी हद लांघने का हक नहीं है। मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल प्रदेश में सरकार की व्यवस्था को संचालित करते हैं, ये अंतिम लाइन है। हम सबको इसी मर्यादा में रहना चाहिए। संविधान प्रदत्त अधिकारों में सबके पावर ऑफ सेपरेशन उल्लेखित है। यह बहुत बड़ा बयान है, वो भी तब जबकि लगातार इस तरीके की स्थितियां दूसरे राज्यों में बनी हैं। राजभवन बनाम सरकार की स्थितियों के बीच बड़ा बयान। अब लगातार अमर्यादित व्यवहार जिनके द्वारा किया जा रहा है, वो अगर इस तरीके से आरोप लगाएं। कल भी हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री जी यहां आए और राजभवन में या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जैसी औपचारिकता भी नहीं हुई और केवल अपने पार्टी के कार्यालय जाकर के वो लौट गए। कि अमर्यादित तो ये व्यवहार है। और जहां तक माननीय गृह मंत्री जी का सवाल है, माननीय गृह मंत्री जी क्वारंटाइन में कल किस समय और कब तक के लिए थे, इसका उत्तर तो माननीय गृह मंत्री जी दे सकते हैं। लेकिन बहुत आवश्यक राजनीतिक और गृह विभाग की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे और गृह मंत्री जी उपस्थित नहीं होंगे, ऐसा कैसे संभव है? नहीं, इसमें एक नई कड़ी ये जुड़ गई है कि वहाँ पर जो अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ उस पर भी राज्यपाल ने आपत्ति जताई। आमतौर पर मान्य परंपरा है कि राज्यपाल की सहमति से ऐसे तबादले होते हैं, क्या इसे तोड़ा गया है? मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों के पदस्थापना के लिए किसी भी प्रकार के मर्यादाओं को तोड़ा गया। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, बेहद महत्वपूर्ण राजभवन बनाम सरकार, और ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस देश ने देखा हो कि हमारे जो राज्यपाल हैं कई तो बड़े उम्रदराज हैं, पर वो रात को 4 बजे उठकर राष्ट्रपति शासन खत्म कर देते हैं। क्या स्थितियां छत्तीसगढ़ की, अवधेश? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में स्थितियां 2018 दिसंबर या मान के चले 19 जनवरी तक सब कुछ बेहतर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे राजभवन और राज्य सरकार के बीच में सीधे तौर पे टकराव देखने को मिला। चाहे वो फिर धान खरीदी के मामले में, बोनस के मामले में, पत्राचार का मामला हो, सुपेबेड़ा का मामला हो, या फिर विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का मामला हो, इन तमाम चीजों को लेकर राजभवन और सरकार के बीच में टकराव साफ तौर पे देखने को मिला। इतना नहीं, तेंदुपत्ता के बोनस सहित कानून व्यवस्था की समीक्षा सहित तमाम चीजों पे कई बार ऐसे अवसर आए जब ऐसा लगा कि राजभवन और सरकार आमने सामने हो गई है, कमोबेश स्थिति बन गई है। लेकिन ताजा मामला यह है कि राजभवन के द्वारा समीक्षा बैठक के लिए गृह मंत्री को बुलाया जाता है, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के लिए, लेकिन गृह मंत्री नहीं वहां पे उपस्थित होते हैं, क्वारंटाइन होने का हवाला दे देते हैं, जिसपे राजभवन के द्वारा बाकायदा प्रेस नोट भी जारी किया जाता है। लेकिन बाद में उसी रात में अधिकारी को हटा दिया जाता है, जो उनके सचिव थे उन्हें हटा दिया जाता है, जिसके बाद राजभवन के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा सीधे तौर पे मुख्यमंत्री को पत्र लिख के सीधे शब्दों में नाराजगी जताई गई। कहा गया कि इस तरह से उनके सहमति के बगैर इस तरह से स्थानांतरण या इस तरह से पदस्थापना हो, ये पूर्णकालीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया जाए। लेकिन इन तमाम चीज के बीच आज संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे ने सीधे संविधान में
लिखित चीजों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि सबकी अपनी सीमाएं हैं और उस सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। सबके लिए जवाबदेही नहीं है, जिसकी जहां पे तय है वहीं पे जवाबदेही है। इसलिए इस तरह से बार बार टकराव की स्थिति ना बने तो बेहतर होगी, क्योंकि किसी भी संविधान में या उन्होंने देखा ये जब बातें हद बताने की नौबत पर पहुंच जाएं तो ऐसा लगता है मामला आर पार का हो चला है। वक्त कम है अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर अंबिकापुर से। अंबिकापुर में लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिले के प्रभावित हैं 39 गांव और यहां पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। 3 दिन में दूसरी बार मंत्री टीएस सिंहदेव आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे। ग्रामीणों के बीच टीएस सिंहदेव पहुंचे और वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि मुझे सरकार का हिस्सा मत समझिए, मैं इलाके की जनता का हिस्सा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्टर या जिला पंचायत सीईओ के आदेश के बिना किसी प्रोजेक्ट पर ग्राम सभा नहीं हो सकती है। विभाग से बात करो, वहां से अगर आएगा कि इसको ग्राम सभा में रखिए तो ग्राम सभा में रखिए। अभी तो ग्राम सभा में रखने के लिए आए ही नहीं है, कहीं से लिखित में आया नहीं है और विभाग अपने अंदर सब कर रहा है। अभी तो ग्राम सभा नहीं हो सकता। हाँ नहीं, वो 2 तारीख की गांधी जयंती वाली ग्राम सभा के लिए इन लोगों ने अपने से कहा, लेकिन लिख के आया क्या? फिर कैसे कर रहे हैं? ये ऐसा मत करिए, उसमें सीधा टकराव होगा। मेरे को सरकार का हिस्सा मत मानिएगा, पब्लिक का हूं मैं पहले, तो जिसके सामने भी खड़ा होना पड़ेगा मैं खड़ा रहूं। मेरे लिए कोई किसी का कीमत नहीं, मेरे पास कीमत है और वो टकराव बचाना है तो आप लोग भी जिम्मेदारी से काम करिए, नहीं तो सीधा टकराव होगा। सहयोगी अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, क्या अपडेट? ललित, देखिए आज दूसरा दिन था जब वो अभी अपने क्षेत्र के दौरे पे आए हैं टीएस सिंहदेव। तो ये लगातार उनका 2 दिन में दूसरा दौरा था उदयपुर में, क्योंकि ग्रामीण लगातार वहां पर विरोध कर रहे हैं लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर का। और ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र का ही मामला है पूरा, तो उनको बार बार जाना पड़ा। और दूसरी बार आज वो वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों से जब बात की तो उनको फिर पता चला कि वन विभाग के लोग पूरे मामले में दबाव बना रहे हैं कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट में सहमति नहीं देते हो, ग्राम सभा में सहमति नहीं देते हो, तो तुमको वन भूमि का पट्टा नहीं मिलेगा। इस प्रकार की बातें जब सामने आई तो उस पर जो टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री वो बिफर गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे, उनको ये समझाइश दी और गर्म मिजाज में समझाइश दी कि जब तक प्रशासन या सीईओ जिला पंचायत कोई आदेश नहीं देते तब तक कोई भी ग्राम सभा नहीं कराई जा सकती है। इतना ही नहीं ललित, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सरकार की तरफ नहीं खड़ा हूँ, मैं इनकी तरफ खड़ा हूँ जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं। साफ तौर पर फिर तो उन्होंने सरकार शायद इस बात पर जमकर तालियां भी उन्होंने बटोर ली। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। और किसानों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्याय योजना की तीसरी किस्त जल्द जारी होगी। 1 नवंबर को किसानों के खाते में सीधे ये राशि पहुंचेगी, सीधे किसानों के खाते में इसका पैसा आएगा। और तीसरी किस्त में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए जारी होंगे जो सीधे किसानों के खाते में जाएंगे। जैसा कि हमने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारे अपने कानूनों को हम किस रूप में संशोधन करेंगे ताकि केंद्र सरकार के कृषि आवश्यक वस्तु अधिनियम और श्रम के जितने भी कानून लाए हैं उसका दुष्प्रभाव छत्तीसगढ़ की जनता, किसान, उपभोक्ता और मजदूर पर ना पड़े। इसके लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आपसे चर्चा हुई है, विधानसभा सत्र आहूत करने के संदर्भ में नंबर 1 अपने कानूनों को किस रूप में संशोधन करके संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना है, नंबर 2 और सत्र की अवधि क्या हो सकती है जिसमें हम अपना कानून पारित करें, नंबर 3। इन विषयों पर आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी। और ब्रेक के बाद मरवाही की बात। मरवाही में नामांकन के बहाने बीजेपी ने उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाई है। बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी के बीच बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मौजूद रहे। नामांकन के बाद रमन सिंह ने गौरेला में आयोजित आमसभा को संबोधित किया और मरवाही में बीजेपी की भारी बहुमत के साथ जीत के साथ लोगों से अपील की।
और उन्होंने दी जीत का दावा भी किया है। मरवाही चुनाव बहुमत के साथ हम जीतेंगे, अच्छी तरीके से जीतेंगे। और जो प्रदेश में मरवाही में जो माहौल है, कार्यकर्ताओं को उत्साह है, 100% हमारी। डॉक्टर साहब, ये जिला बनाओ, बहुत सारी घोषणाएं हुई, क्या लगता है उसका प्रभाव कांग्रेस में? सिर्फ 2 साल से घोषणा, धरातल पे कुछ नहीं, खोखला है पूरा। मरवाही चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए और उसके साथ ही साथ में हमारे प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर आज नामांकन भरे हैं और बहुत अच्छा दिन है आज। हमारी शुभकामनाएं हैं, जीत करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में लगे हुए हैं, बूथ में जाना शुरू हो गया है और घर घर दस्तक दे रहे हैं। निश्चित रूप से दिलचस्प स्थिति रहने वाली है और हम तो कंटेस्ट में हैं जबरदस्त तरीके से। हमारे सारे कार्यकर्ता बिल्कुल न सिर्फ जिस दिन नाम की घोषणा हुई उसके पहले से पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं और आज के बाद में और भी तमाम सारे जनता जनार्दन अपने रिश्तेदारों के बीच में जाना ही है मेरे को अपनी बात रखना। तो बीजेपी ने बाकायदा स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, इनका नाम है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का भी नाम इसमें शामिल है। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक, इनके भी नाम शामिल हैं। लिस्ट में सांसद और संगठन के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी ने मरवाही से डॉक्टर गंभीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कौन कौन किसके कंधों पर यह जिम्मेदारी है, उसकी लिस्ट भी बाकायदा जारी कर दी गई है। पूर्व मंत्री इसमें शामिल है, मौजूदा विधायक इसमें शामिल है, डॉक्टर रमन सिंह इसमें शामिल हैं, सांसद, संगठन के नेता, इन तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर गंभीर सिंह को जिताने की।